स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह फिर लेके आ गया हूं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ की शानदार सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, हमने इसके पहले जो क्लासेस की हैं उसमें भी हमने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखे हैं जो अभी हाल फिलहाल में एपटेक ने हमसे पूछे हैं। और क्वेश्चन का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल रहा है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपको तैयारी ही उस लेवल की करनी है जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर थोड़ा सा और लेवल अप वाला क्वेश्चन हो, हमें सारे क्वेश्चन ही पहले से देख के जाना है। तो चलिए फिर उसी क्रम में देखते हैं कि आज की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और देखते हैं, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। साथ में दोस्तों, आप लोग देख तो रहे ही हैं क्लास, भले 100 बच्चे देख रहे हैं, 50 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो जितने बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज उस पर कमेंट जरूर किया करें, किसी क्वेश्चन का आंसर बताया करें, जो मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर किया करें, या लास्ट में जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो कमेंट जरूर करना है, उससे आपका तो मतलब मैं यहाँ पे हौसला बढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आपके कमेंट से मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आप सभी को मालूम है कि गर्मी किस हिसाब की हो रही है, लेकिन अगर आप लोग हौसला बढ़ाते रहेंगे तो इस गर्मी में भी बिल्कुल उसी उत्साह के साथ क्लासेस चलती रहेंगी। तो जरूरी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, कमेंट आपको करना ही है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और वापसी में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। पूरे सफर के लिए औसत चाल क्या है? तो एक औसत चाल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मैंने कई बार कराया है पहले भी। तो मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ रहा है औसत चाल। तो कई बार क्या होता है, अभी तो दूरी 180 किलोमीटर दी है जो कि 60 और 90 से कट रही है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसी दूरी दे देता है जो कटती नहीं है, या दशमलव आता है, या हमें परेशानी होती है। तो जब भी आपसे औसत चाल पूछे, आपको सिर्फ चेक करना है कि जितना आप जा रहे हो क्या उतना ही आ रहे हो, यानी आने जाने की दूरी दोनों ही केस में समान है क्या। 180 ही गया है, 180 ही वापस आया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, और वापसी में आया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दूरी तो वही है। तो यहाँ दूरी क्या लिखी है उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। फिर कैसे करेंगे? तो फिर हम ऐसे करेंगे कि एक बार वो 60 की चाल से गया है और आया 90 की चाल से है, हमें ले लेना है इनका एलसीएम है। अभी इनका एलसीएम तो वही आ रहा है, लेकिन यहाँ 180 की जगह कुछ भी लिखा रहे वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, 60 दिया 180, 90 दूनी 180। ये क्या है? ये हमारी चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे, और ये हमारी दूरी है। अगर हमसे औसत चाल पूछा है तो हमें इस दूरी से लेना देना नहीं है, फिलहाल तो 180 ही है। यहाँ 180 की जगह कुछ भी आ जाए उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें एलसीएम लेना है। और 60 के हिसाब से 180 किलोमीटर जाएंगे तो 3 घंटे लगेगा, 90 के हिसाब से 180 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटे लगेगा। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल थी इसलिए समय घंटे में आएगा। आने जाने में कुल कितने घंटे का समय लग गया है? 5 घंटे में। और इस 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है? तो 180 किलोमीटर गए थे और 180 किलोमीटर ही लौट के आए हैं, यानी आने जाने में 360 किलोमीटर की दूरी तय की है। औसत मतलब हर एक की वैल्यू, 5 घंटे में 360 किलोमीटर, तो हर एक घंटे में कितना? हर एक की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है भाग, यानी 5 से करा देंगे भाग। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बात को समझे ना। यहाँ 180 की जगह 250 आ सकता है, 240, 150, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर औसत चाल पूछा है तो यहाँ जो दूरी वो बता रहा है वो हमारे काम की नहीं है। बस आपको क्लियर करना है कि आने जाने की दूरी दोनों ही केस में समान है क्या। अगर अलग अलग होती तभी हमें क्वेश्चन की दी हुई दूरी को लिखना है, ठीक है ना। चलिए, एक कुआं खोदने की परियोजना को 20 मजदूर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी काम इतना है कि 20 मजदूर लगाओगे तो 16 दिन में हो पाएगा। यदि 4 दिन काम करने के बाद 4 मजदूर चले जाते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे? तो पहले तो मालूम कर लो कि शेष कार्य बचा कितना है।
शेष कार्य बचा कितना है, बात समझ रहे ना। तो शेष कार्य, तो काम तो इतना था कि 20 मजदूर 16 दिन करते, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम करने के बाद मजदूर चले गए, यानी अब काम बचा है, काम इतना बचा है कि 20 मजदूर करेंगे, 4 दिन तो हो गए, 20 मजदूर करेंगे 12 दिन तक, शेष काम इतना बचा है। बोलो इतनी बात समझ में आई। यानी कि काम इतना था कि 20 मजदूर 16 दिन करेंगे, लेकिन 16 दिन काम नहीं चल पाया, काम सिर्फ कितने दिन हुआ है, 4 दिन, और 4 दिन हुआ तो शेष काम कितना बचा है, तो काम बचा है 20 मजदूर 12 दिन करेंगे। अब इसी काम को करने के लिए बाद में 4 मजदूर चले जाते हैं, 4 मजदूर भी चले गए, अब शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो शेष कार्य बचा है 20 मजदूर 12 दिन में करेंगे, और 4 मजदूर चले गए हैं, यानी मजदूर बचे हैं 16। तो हमसे पूछा है कितने दिन लगेंगे, तो डी फॉर दिन हमसे पूछा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दिन बताना है, 16 आएगा नीचे यानी कट जाएगा, तो यहीं से आपको काट देना है, 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, फिर जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5 तिया 15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई ना। शेष कार्य समझे कि नहीं, शेष कार्य कराना है, तो शेष कार्य इतना बचा है कि 20 मजदूर लगाते और 12 दिन तक चलता, काम इतना बचा है, क्योंकि काम कितना था, 20 मजदूर 16 दिन तक करेंगे। तो इस बात को हमें समझना है, तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। 50 किलोग्राम चावल 4 लोगों के परिवार के लिए 25 दिन चलता है, यानी कि 4 लोग, पहले लिखते हैं आदमी, कितने दिन, 25 दिन। अब इसका जो परिणाम होता है, यानी कि ये मजदूर जो काम करते हैं वो नीचे लिखते हैं, इन मजदूरों को जो पैसा मिलता है इनके नीचे लिखते हैं। तो 50 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, ये भी तो एक काम है, जो अभी आप और हम कर रहे हैं घर पे बैठ के, सिर्फ क्या कर रहे हैं, खा ही तो रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक काम ही है। तो मजदूर जितने दिन घंटे में जो काम करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो लिखते हैं नीचे। तो 4 मजदूर 25 दिन में कितना चावल खा रहे हैं, 50 किलो, बराबर 25 दिन चलता है, चल गया। यह 5 लोगों के परिवार के लिए, 5 लोगों के लिए, परिवार के लिए कितने दिन चलेगा, डी फॉर दिन बताना है। नीचे आएगा यह मतलब 50 किलो, 50 किलो यहाँ खा रहे थे, 50 किलो यहाँ लिखना है। ये मात्रा बदल भी सकती है, ये मात्रा बदल भी सकती है, 50 की जगह 60, 80, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये मजदूर इतने दिन में जो काम करते हैं वो लिखते हैं इनके नीचे। दूसरे केस में दूसरी टीम जितना काम कर रही है वो नीचे। फिलहाल दोनों के काम बराबर हैं, अगर ये 50 आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आंसर आएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना है। भाई 50 की जगह यहाँ 50 आ गया, यहाँ 100 आ गया, फिर क्या करोगे, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 70 आ गया, फिर क्या करोगे। तो ये चीजें हमें सीख लेनी चाहिए समय रहते। तो होगा क्या, यहाँ पे इस 50 का पक्षांतर करोगे, फिलहाल नीचे है तो ऊपर आएगा, ये 5 ऊपर है, गुणा करा रहा है, इस साइड आके नीचे भाग कराएगा नीचे, तो इस 5 से अपन ऊपर वाली लाइन काटेंगे, फिलहाल काटेंगे 50 से 50 को। पक्षांतर करना सीखिए, वो भी एक लाइन में बिना लिखे, यानी ये 50 फिलहाल भाग में है, जब आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो 50 से 50 काटोगे ना, तो यही बात जस्ट इमेजिन करके आपको यहीं के यहीं काट देना है, समझे बात को। इस 5 को ऊपर लिखा है, बराबर किस साइड लाओगे तो देखो नीचे आएगा, फिर इस 5 से 25 को आप काटते ही, तो ये बात आपको बिना लिखे यहीं के यहीं उड़ाना है, 5 एकम 5 25, तो 5 चौके 20 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात को समझे, यानी कि 5 व्यक्ति इस चावल को कितने दिन तक खा पाएंगे, 20 दिन तक खा पाएंगे। ठीक, चलिए। मनीष एक भूखंड को 2,20,000 रुपए में बेचता है, जबकि उसने इसकी मूल सूची मूल्य पर यानी लिस्टेड प्राइस पर 43% की छूट दी थी। यानी मूल सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य की बात कर रहा है, लिस्टेड प्राइस, इस पर अगर मैं 45% की छूट देके कोई वस्तु को बेचूंगा तो वस्तु को बेचना पड़ेगा 55 में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो बेचता है यानी विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, उनके हिसाब से विक्रय मूल्य है 2,20,000 रुपए, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है 55 रुपए, और गुणा चाहिए क्या है, छूट लागू करने से पहले भूमि का मूल्य। तो जब छूट नहीं दी थी तब तो मूल्य 100 रुपए था, 100 की वैल्यू बताना है।
100 की वैल्यू बताना है। 55 एकम 55 चौके 50 चौके 200 5 चौके 20 220 हुआ कि नहीं। और यहाँ ये 4 शून्य के 4 शून्य, तो नहीं 3 शून्य आएंगे यहाँ पे। यहाँ 4000 गुणा 100 कराओगे तो 4 लाख, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ। चलिए, एक पंखे की अंकित कीमत 2400 रुपए है, 2400 रुपए है, और 2040 रुपए में बेचा गया। उसे बेच कितने में दिया है? 2040। यानी कि डिस्काउंट तो कितने रुपए का मिल गया है? डिस्काउंट तो कितने रुपए का मिल गया है? यानी कि अगर ये 40 हटा दे तो सीधा सीधा 400 कम हुआ है, लेकिन 400 नहीं 40 तो है अभी इसमें, यानी कि 360 का डिस्काउंट मिला है। तो 360 रुपए की छूट मिल गई है। छूट का प्रतिशत हमसे पूछा है। छूट या बट्टा मिलता है मार्केट प्राइस पर, यही हमारा मार्केट प्राइस है, यानी कि 2400 पर मिला होगा। 2400 से कम किया ना तो 2400 पे छूट मिली है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा करा दीजिए 100 से। तो यहाँ हम बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे चला जाएगा, और 24 एकम 24 हो जाएगा। 24 एकम 24 हो गया, यहाँ पे 12 बच गए, 12 के साथ 0 लिखेंगे 120 होगा। 24 पंचे 120, यानी कि छूट का प्रतिशत निकल के आ गया है 15%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आसान क्वेश्चन भी बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है ना, तो हमें गलत नहीं करना है। चलिए, एक वृत्त में इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ते ही वृत्त, जीवा, इस टाइप की भाषा हमने दिमाग में बैठा रखी है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में मुश्किल काम है। जबकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अगर आप कुछ ही क्वेश्चन पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप इजिली बना ले जाएंगे, है ना। तो एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक बढ़िया सा वृत्त बनाएंगे, ये हमारा वृत्त हो गया, और आप देख पा रहे होंगे यहां इस वृत्त का यहाँ पे मान लो केंद्र है, ठीक दिख रहा है ना। ये इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ ये इसका केंद्र हो गया। अब उसने कहा एक जीवा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। जीवा आपको यहाँ लाना है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मैं आपको बता दूं, इसका 82 होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इस तरीके से आप कोई भी रेखा इसके अंदर यहाँ यहाँ कैसे भी खींचते हैं, वो इसकी जीवा कहलाएगी। ठीक है ना, ये इसकी जीवा है। अब वो जो बता रहा है वो इसकी लंबाई हमें बता रहा है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? जीवा की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ये पूरी कितनी है? 16 है। अब केंद्र से जीवा तक की दूरी हमें दे रखी है, वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, ये 6 सेंटीमीटर दूर है। तो जीवा पर केंद्र से ये जो लंब डाला गया है, ये जो दूरी आई है, लंब डाला गया है, यह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर इस पूरे की लंबाई 16 है तो ये हो जाएगी 8 और 8। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या क्या होती है? ये कहलाता है केंद्र, ये कहलाता है केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां करने से तो हम त्रिज्या नहीं बता पाएंगे, हमें इस तरीके से केंद्र से परिधि तक की दूरी को रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए। ये देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी आप देख पा रहे होंगे, ये ही इसकी त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन त्रिज्या निकालेंगे कैसे? अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है, और 90 डिग्री यानी समकोण अगर बनता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रिपलेट आएगी। यानी ट्रिपलेट से क्वेश्चन अगर उसे पूछना है तो वो इस तरीके से पूछता है। ये इसकी जीवा थी, केंद्र से जीवा पर अगर हम एक लंब डालते हैं, केंद्र से जीवा तक की दूरी है, यही इसका लंब है, तो ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी अगर ये 16 है तो 8 8 हो गए। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। सर कैसे होगा? ट्रिपलेट के अनुसार होगा। आपने ये वाली ट्रिपलेट तो पढ़ी ही होगी। यानी अगर मैं इनको आपस में काट लूं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3 4, तो यहाँ रेशियो आएगा 5। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए।
अब तो 5 आंसर नहीं है, 3 की वैल्यू है 6, 3 दूनी 6, 4 की वैल्यू है 8, 4 दूनी 8, तो वैल्यू दुगनी है, तो 5 दूनी 10, यानी राइट आंसर होगा 10। त्रिज्या हमारी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कई बार क्या करेगा, ये 6 बता देगा, ये 10 बता देगा, आपसे पूछेगा जीवा की लंबाई बताइए, तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये इतना कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या होगी 8। इस त्रिभुज का आधार होगा 8, कैसे होगा, ट्रिपलेट के अनुसार होगा, 3 4 5, 3 और 5 की वैल्यू बताएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये 8 है, पूरी जीवा बताएंगे तो ये भी 8 होगी, और कुल जीवा की लंबाई निकल के आएगी 16 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। फिलहाल नहीं पूछा है, फिलहाल पूछा है हमसे त्रिज्या, त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर। एक इस क्वेश्चन को बार बार करिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 8-10 ट्रिपलेट याद कर लीजिए, इतने से आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और आज फिर लेके आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी डिमांड ज्यादा रही है, ठीक है ना। तो आंसर है हमारा 10 ट्रिपलेट के अनुसार। और जिन बच्चों ने ट्रिपलेट की क्लास नहीं देखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जाके ट्रिपलेट की क्लास जरूर देखें, 101% आपको याद हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। चलिए, 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 2 संख्याएं हटा दी जाती हैं और बची हुई 8 संख्याओं का नया औसत 20 हो जाता है, तो हटाई गई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, हटाई गई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई जब भी संख्या आप हटा रहे हैं या ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, मेरी एक बात याद रख लो, यानी कि जो भी हमारा औसत चल रहा है, तो औसत कितना चल रहा है 18, 18 की कितनी भी संख्याएं आप ग्रुप से निकाल दो, ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। 18 की कितनी भी संख्याएं ग्रुप में आप शामिल कर लो, ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। औसत पर फर्क पड़ता है जब आप औसत से कम या ज्यादा लेके जाते हो, बात समझ रहे ना। यानी अगर पुराना औसत था हमारा 18, जैसे ही हमने संख्याएं हटाई अब हमारा औसत हो गया है 20, यानी संख्या हटाने पर औसत क्या हो गया है, बढ़ गया है। संख्याएं हटाने पर औसत क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि जो हटाई गई संख्या है वो 18 नहीं है, 18 नहीं है, बल्कि 18 से कम है। जब कोई व्यक्ति ग्रुप से जाता है तो औसत बढ़ता क्यों है, क्योंकि वो अपने हिस्से का भी छोड़ के चला जाता है। जैसे मान के चलो आप दो दोस्त हैं, आप पार्टी में गए और पार्टी में जो नाश्ता मिल रहा था उसमें हर एक प्लेट में दो दो समोसे थे, आप हैं और आपका मित्र है, लेकिन आपने बोल दिया अब सभी का औसत क्या है, दो दो समोसा बंटना है, लेकिन आपने जाके पार्टी में बोल दिया कि मैं दो समोसे नहीं खाऊंगा, मैं तो एक ही खाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ किसको दे सकते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, ये एक समोसा मुझे दे दो, तो आपके दोस्त का औसत बढ़ गया, यानी दो समोसे मिलने थे लेकिन अब समोसे उसको मिल रहे हैं 3। क्यों, क्योंकि आपने अपने हिस्से से भी छोड़ दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से का छोड़ देता है तो दूसरे का औसत बढ़ ही जाता है ना। जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती है, पूर्वज छोड़ के चले जाते हैं तो किसी की प्रॉपर्टी अपने आप ही बढ़ जाती है बिना ही कुछ किए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से, तो ग्रुप से कितनी संख्या निकाली है, 2, तो 2 संख्याएं, हर एक संख्या का मान कितना है, औसत मतलब हर एक संख्या 18 है, तो 2 संख्याएं अगर हम निकालेंगे तो कितना निकाल दिया हमने, 36 निकाल दिया 2 संख्याओं के बदले। यानी अगर ये 2 संख्याएं मिलकर 36 ले जाती हैं तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन उसने बताया है कि 2 संख्याएं हटाने के बाद हमारा नया औसत हो गया है 20, यानी औसत हमारा 2 से बढ़ गया है, औसत हमारा 2 से बढ़ गया है। अब औसत क्यों बढ़ गया, क्योंकि हर एक संख्या ने दो दो अपने हिस्से का छोड़ दिया, दो दो अपने हिस्से का छोड़ दिया, और दो दो हर संख्या ने छोड़ा है, तो कितनी संख्याओं का औसत बढ़ा है, दो, कितनी संख्याओं का औसत मतलब बढ़ा है, 8 संख्याओं का। तो 8 संख्याओं पे दो दो की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 16 की। यानी कि ये जो संख्याएं, 2 संख्याएं हमने निकाली है यहाँ से, वो 36 लेके नहीं गई है, 36 में 16 और छोड़ के गई है, यानी लेके गई है सिर्फ और सिर्फ 20। इस बात को समझो, एक संख्या 18 लेके जाती, गई है 2 संख्या, तो उन्हें लेके जाना चाहिए था 16, सॉरी 18 दूनी 36, यानी अगर ग्रुप से 36 घटा देते 2 संख्याओं के बदले तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन फिर भी औसत क्या हुआ है, बढ़ गया है, 18 से कितना हो गया है 20, यानी औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। और अब डाटा कितना बचा है, तो हर एक में 2 की वृद्धि और संख्या है 8, तो 2 8 16, 16 की वृद्धि हुई।
16 की वृद्धि हो कैसे गई, कोई आया थोड़ी है, गया है। तो वो अपने हिस्से का दो संख्याएं जो गई हैं वो 36 नहीं ले गई, बल्कि 16 छोड़ के चली गई, यानी सिर्फ लेके गई है कितनी, 20। यानी कि दो संख्याओं का मान कितना है, 20। तो आपसे पूछ सकता है कि हटाई गई दो संख्याओं का योग कितना है, आप कह देना 20। लेकिन अभी पूछा है हटाई गई दो संख्याओं का औसत कितना है, तो भाई औसत मतलब हर एक दो संख्याएं 20 बना रही हैं, तो हर एक संख्या का मान क्या होगा, हर एक संख्या का मान होगा 10। यानी हटाई गई संख्याओं का औसत है 10, लेकिन अगर योगफल पूछे तो योगफल है 20। बोलो बात समझ में आई। लेकिन अगर ये औसत अभी तो बढ़ गया, घटता तो, घटने का मतलब यह है कि खुद के हिस्से का 36 तो ले गए और बल्कि दूसरे का हिस्से का भी ले गए। तो जब आप दूसरे का हिस्से का भी लेके चले जाएंगे गिरोह से, तो बाकी लोगों का औसत क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन आप जाते जाते अपने हिस्से का भी छोड़ जाएंगे तो जो लोग हैं उनकी मौज हो जाएगी, उनका औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा सर्व समीकरण से क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई वर्ग बराबर 91 हमें दे रखा है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू पूछिए। यानी सीधा सीधा अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना ले जाते। तो हमारी जो सर्व समीकरण है वो इस तरीके से है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब और बी क्यूब करके आपने पढ़ा होगा, ए और बी की जगह एक्स और वाई आ गया है। तो क्या होता है, इसका हल होता है एक्स माइनस वाई और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे हम, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे एक्स वर्ग धन एक्स वाई और धन वाई वर्ग। ये होता है पूरा केस। तो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 6। यहाँ एक ब्रैकेट 6 हो गया। दूसरा एक्स वर्ग धन एक्स वाई धन वाई वर्ग की वैल्यू भी दे रखी है कितना, 91। तो हमसे इसी की वैल्यू पूछी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यही तो वैल्यू है, आगे वैल्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। भाई ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है। इसका आंसर ये लिखा है, इसका आंसर इस साइड लिखा है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है वहां पे हमने लगा दी। एक्स माइनस वाई दे रखा है, ये रहा, इसका मान ये रहा। अब इसको हल करना है, सिर्फ गुणा कराना था। 6 एकम 6, 6 नाम 54, यानी कि 546 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम दो चार सर्व समीकरण भी याद करके चले जाते हैं तो कई बार एग्जाम में हमारा काम बन जाता है, लेकिन अगर नॉलेज ना हो तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, राजा और ऋतु मिलकर एक बगीचे को 10 घंटे में साफ कर सकते हैं। कौन कौन है, राजा, यहाँ तो नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लेटर क्या है, एक जैसे ही हैं। ये अपना राजा और ऋतु, ठीक है। कितने घंटे में, दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 10 घंटे में काम हो जाता है। यदि राजा अकेले वही कार्य 15 घंटे में करता है, यहाँ लिख लो 15, एलसीएम लेते हैं, सभी को पता है। यहाँ आ जाएगा अपना 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 से जाएगा 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यानी कि राजा और ऋतु की कार्य क्षमता, ये हमारा कुल कार्य है, ये हमारी क्षमता है। राजा और ऋतु मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट काम करते हैं, जबकि राजा अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो बाकी का एक जोन है वह कौन करता था, वह काम करता था, मतलब वह काम करती थी, कौन करती थी, ऋतु। तो हमसे पूछा है ऋतु अकेले वही कार्य, तो कुल कार्य कितना है, 30 है। किससे कराना है, ऋतु, और ऋतु की क्षमता है 1 से भाग देने पर आंसर 30 ही आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 30 घंटा, ठीक है ना। तो ये मतलब कार्य समय का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता है कि एलसीएम लेके करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 360 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 8% का लाभ होता। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसमें भी गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक बार हानि है और एक बार क्या है हमारा, एक बार हमारा लाभ। तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और कोई व्यक्ति अगर इसे 12% की हानि पर बेचता है, 12% की हानि पर बेचता है, हानि पर यानी लॉस पर, यानी वो बेचेगा 88 रुपए में, 88 रुपए में सेलिंग प्राइस हो गया। और उसके बाद अगर वह वस्तु, इसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचेगा
8% के लाभ पर बेचेगा यानी प्रॉफिट पर बेचेगा, तो उसे बेचना पड़ेगा 108 में। ये नया विक्रय मूल्य हो गया। तो पहले हमें वस्तु को बेचने से मिल रहे थे 88 रुपए, अब हमें वस्तु को बेचने से मिल रहे हैं 108 रुपए, है ना। पहले 12% की हानि हो रही थी, अब 8% का लाभ हो रहा है। तो पहले हम 88 में बेच रहे थे, अब हम 108 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें कितने रुपए अधिक मिल गए? तो आप कहेंगे सर हमें 20 रुपए का फायदा हो गया, 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगे ना। जबकि उनके हिसाब से यानी प्रश्न के हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगे हैं? 360। हमारे हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 20। इस प्रोसेस में चाहिए क्या है? चाहिए है हमें क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य हमसे पूछा है, तो लागत मूल्य हमारा है 100। यहाँ लिखेंगे 100, शून्य से शून्य जाएगा, 2 से जाएगा अपना ये 18 बार, और 18 गुणा 100 कराएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1800। ठीक है ना। तो लाभ हानि का बढ़िया सा क्वेश्चन है। और फिर अगर आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि 12% हानि कवर करना है और 8% लाभ, तो टोटल 20% कवर करना है। और 20% की वैल्यू ये है 100 की हमसे पूछी है, तो इस तरीके से भी आप बता सकते थे। ठीक, चलिए। एक टीवी सेट जिसकी अंकित कीमत दे रखी है, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, देखो 18,000 रुपए, उसे 15,300 रुपए में बेचा गया। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, तो अभी किया है, इसी क्लास में किया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कम से कम इस बहाने आप लोग आके वीडियो पे कमेंट तो करेंगे, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। चलिए, स्वतंत्रता दिवस के दौरान सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली एक बड़ी गोलाकार गेंद का सतह क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो हमें क्या दे रखा है? सतह का क्षेत्रफल। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर वर्ग होता है ना। 4 पाई आर वर्ग होता है, जो कि हमें दे रखा है कितना है? 5544। ठीक, यहाँ इसको करेंगे सॉल्व। तो 4 हो गया हमारा, पाई मतलब होता है 22/7, गुणा आ जाएगा यहाँ पे आर का वर्ग, बराबर 5544। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग होता है गोले का। तो जितना कटता है काट लीजिए, जैसे 11 से जाएगा, यहाँ 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, क्योंकि 22 उस साइड जाएगा नीचे आएगा, तो पक्षांतर हमें आता ही है। फिर 11 से ये जाएगा, 11 पंचे 55, 11 का 4 में भाग नहीं गया, भागनास्ते की 0, और 11 चौके हो गया 44। यहाँ देखो 4 दूनी 8 बना, अब 8 से वहां काट देंगे, 8 से जाएगा अपना 8 6 48, बचा 2 24, 8 या 24। ठीक है ना। यहाँ आर वर्ग बराबर बचा 63 गुणा 7 बचा। हमें आर वर्ग नहीं बताना है, हमें आर की वैल्यू बतानी है, यानी आर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो हमें ये बात लिखनी होगी वर्गमूल में, यानी अंडर रूट में लिखनी होगी 63 गुणा 7। 63 गुणा 7, क्या हम 63 के फैक्टर कर सकते हैं? तो 63 के फैक्टर आप ऐसे कर लो कि एक संख्या आपको पूर्ण वर्ग मिल जाए, यानी कि 9 गुणा 7, 9 7 63, और एक 7 अपने साथ में है ही, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इस 7 और 7 ने जोड़ा बना लिया, यानी 7 भी बाहर जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7 या 21 सेंटीमीटर। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, और हमारा मतलब गोला का हमें सतह क्षेत्रफल दिया था, तो हमने सिर्फ पक्षांतर किया और हमारा आंसर आ गया। त्रिज्या हमसे पूछी थी। तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि बहुत जल्द आपका जो बच्चों का परिवार है 1000 प्लस हो जाए। तो एक अचीवमेंट मतलब हमें मिल जाएगी, और एक हमारे लिए एक अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये उपलब्धि का पूरा श्रेय किसको होगा? आप सभी बच्चों को। तो फिर देर किस बात की है? जितना हो सकता है भर भर के सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या कोई डाउट रह गया है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो अगली क्लास में मैं उसे आपको क्लियर करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।